लॉकडाउन, सैनिटाइजर, कोविड-19 ऐसे तमाम शब्द प्रचलित हो गए हैं बच्चों इन 2-3 महीनों में। और इन सब की वजह सिर्फ एक है और वो है एक वायरस कोरोना। तो हमें समय के साथ कोरोना के बारे में जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक हो गया है और उससे भी आवश्यक हो गया है कि कोरोना को हम जानें इससे पहले वो एक विषाणु है तो विषाणु के बारे में जानें। तो चलिए इसी कड़ी में हम आज आपको बताने वाले हैं कि विषाणु क्या होता है। विषाणु के बारे में सभी जानकारी आपको मिलेंगी इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और विषाणु क्या है ये समझिए ताकि कोरोना के बारे में जब समझाया जाए तो आपको आसानी से समझना है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बस। विषाणु, देखिए ये जो विषाणु है इसमें हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि विषाणु क्या होता है, विषाणु खोज कैसे हुई, इसका आकार कैसा होता है, इसकी प्रकृति और संरचना कैसी होती है, प्रकार कितने होते हैं, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों विषाणु के बारे में। देखिए विषाणु को ही वायरस भी कहा जाता है, ठीक। और हमारी हिंदी जो भाषा है वो ऐसी है कि उस नाम में ही उसका अर्थ छिपा होता है। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो है विषाणु, ठीक, यदि इसका हम विच्छेद करेंगे बच्चों तो इसका हमें अर्थ तुरंत मिल जाएगा। इसका विच्छेद क्या होगा, विष धन अणु। ठीक है, क्या होगा, विष धन अणु। अर्थात इस आधार पे हम कह सकते हैं कि विषाणु एक प्रकार का अणु है, उसी प्रकार का अणु है जैसा आप रसायन विज्ञान में पढ़े हैं अणु और परमाणु। तो विषाणु जो है एक प्रकार का ऐसा अणु है जिसमें सिर्फ और सिर्फ विष ही भरा है, जहर ही भरा है, पॉइजन ही भरा है। ठीक है बच्चों, अर्थात वह अणु जिसमें विष ही विष भरा है वही विषाणु है। और एक बात जानिए बच्चों, विषाणु जो होता है वो आप तो पढ़े ही होंगे, छोटी छोटी कक्षाओं में सजीव और निर्जीव पढ़े होंगे। ठीक बच्चों, तो इसके बारे में खास बात जानिए, ये ना ही पूरी तरीके से सजीव है और ना ही पूरी तरह से निर्जीव है, यह सजीव भी है और निर्जीव भी है। ठीक है ना, कमाल की बात बच्चों, इसीलिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो विषाणु क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, ये एक कड़ी है। ठीक है बच्चों, लिंक है, ये कनेक्टिंग लिंक, संयोजक कड़ी है सजीव और निर्जीव के बीच में। ठीक, अब थोड़ा सा हम यही बता दें कि कैसे निर्जीव है और कैसे सजीव है। तो देखिए बच्चों, आप तो जानते हैं कि जो अपने क्रियाकलापों को ठीक से नहीं कर पाता है, जिसे जीवित रहने के लिए किसी वायु जल हवा इन सब की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्जीव होता है। तो देखिए ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं ना, इस बोर्ड पे मान लेते हैं कोई एक हम डॉट लगा दिए और ये एक वायरस है मान लीजिए, यानी कि विषाणु है, तो यह निर्जीव ही है और तब तक निर्जीव रहेगा जब तक यह किसी जीवित जीव के संपर्क में नहीं आ जाएगा, जीवित कोशिका के संपर्क में नहीं आ जाएगा। और आप तो जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, पौधा पूरा भी कोशिका से मिलकर बना है। तो जब ये उनके संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये सजीव हो जाएगा। अर्थात यदि हमसे यह संपर्क में नहीं आ रहा है तब तक तो यह मुर्दा है, लेकिन जैसे ही हमारे संपर्क में आ रहा है यह जिंदा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी प्रवृत्ति है। ठीक, तो और एक चीज और है बच्चों, जो क्रिस्टल के रूप में होता है ना, इसे हम चाहे तो बोतल में, शीशी में भर के सालों साल, हजारों साल तक रख सकते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक ये किसी सजीव के संपर्क में न आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि हर जगह वायरस है, हर जगह विषाणु है। पता हमें कब चलता है, जब वो हम पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, या हम जाकर किसी तरह से उसको अपने से संपर्क करवा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये विषाणु की प्रवृत्ति होती है। मेन बात यही है कि विषाणु विष से भरा अणु है और ये सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। एक और बात कि इसमें कोशिका नहीं पाया जाता है, तो कह सकते हैं कि विषाणु क्या होता है, अकोशिकीय जीव होता है। अकोशिकीय, अ का अर्थ होता है नहीं, इसे इंग्लिश में कहते हैं एसेलुलर। ठीक है बच्चों, तो वायरस क्या होता है, एसेलुलर होता है, अकोशिकीय होती है, इनमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। यदि इसके क्रियाकलापों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ संक्षेप में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं विषाणु की खोज के बारे में। तो देखिए बच्चों,
विषाणु की जो खोज है सर्वप्रथम एक रूस के वैज्ञानिक है इवानोवस्की। क्या नाम है उनका? इवानोवस्की। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा रूस के वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की। ये एक बार गौर किए थे तंबाकू की पत्ती पर एक रोग होता है, उस रोग को कहा था चितकबरा। ठीक है बच्चों, क्या कहता है? चितकबरा। तो उसी रोग के बारे में ये शोध कर रहे थे। तो उसी शोध के दौरान इन्होंने एक ऐसे जीव की खोज की जिसे ये नाम दिया गया विषाणु। और ये घटना कब की है? 1892 ईस्वी में। तो आप यह याद कर लीजिए कि विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोवस्की ने की। कब की? 1892 में की। किस देश के थे वो? तो रूस के थे। और किस पौधे में? तो तंबाकू के पौधे में। उस रोग का क्या नाम था? चितकबरा। ठीक है बच्चों, किया कैसे था? जो पत्ती पे चित्ता चित्ता दागी हो जाता था, तो क्या किया इन्होंने कि उस पत्ती को बहुत ही बारीक पीस के उसके जूस को निकाल लिया और उस जूस को दूसरे स्वस्थ पत्तियों पे छिड़का। तो देखा कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, कि वो पत्तियों में भी वही रोग हो गया जो जो जहां से उन रसों को निकाला गया था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि इन पत्तियों में कुछ ना कुछ है जो इसको बीमार डाल दिया है, बीमार कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो वही शोध के बाद यह पता चला कि उसमें एक जीव है, उसी जीव को नाम दिया गया वायरस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से विषाणु की खोज हुई। आगे बात करते हैं इसके आकार के बारे में। ठीक है बच्चों, आकार के बारे में बात करते हैं। देखिए आकार, यह सब पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं सबसे सूक्ष्म यही होते हैं, सबसे छोटे होते हैं ये। एक तो जीवाणु होते हैं, लेकिन उनसे भी ये छोटे होते हैं। इनका साइज अगर देखें तो 30 नैनोमीटर से, NM का मतलब नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर से 300 या 350 तक, 350 नैनोमीटर तक होता है। अब आप सोच रहे हो कि नैनोमीटर क्या है? देखिए बच्चों, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के होता है। मतलब समझिए, 10⁻⁹ का अर्थ ये हुआ कि ऐसे एक पे 9 जीरो बनाइए, 4 5 6 7 8 9। अब इसको दहलवाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अर्थात बच्चों इसका अर्थ ये हुआ कि जो 1 मीटर होता है उसका 1 अरबवां भाग, 1 अरबवां भाग 1 नैनोमीटर होता है और इतना छोटा होता है। और इसे सरल सूक्ष्मदर्शी से देखना असंभव है, इसलिए इसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो यह आकार में सबसे सूक्ष्मतम जीव होते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज और जान लीजिए, जो खसरा एक रोग होता है, तो जो खसरा का विषाणु है ना वो आकार में सबसे छोटा होता है। और एक चेचक रोग होता है जिसे आप लोग छोटी माता, बड़ी माता, गलसुआ माता सब कहते हैं, माता दाई गांव में, तो उसका जो वायरस होता है वो सबसे बड़ा वायरस होता है। ठीक है, तो ये कुछ इनके आकार होते हैं। ठीक बच्चों, अब बात करते हैं विषाणु की प्रकृति और संरचना के बारे में। हाँ देखिए बच्चों, विषाणु की प्रकृति और संरचना, तो देखिए इसकी जो प्रकृति होती है वो इस टाइप की होती है। देखिए मान लीजिए ये है। ठीक है बच्चों, ये इसके बाहर कुछ आवरण होता है। ठीक है, इस आवरण, ये जो आवरण होता है यही क्या है? ये है प्रोटीन। ठीक है बच्चों, ये है प्रोटीन। और इसके अंदर होता है यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि जो विषाणु होते हैं क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। देखिए अर्थ निकालिए, न्यूक्लियो का अर्थ हो गया न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन ये। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के मिलने से इनका पूरा शरीर, कह सकते हैं, शरीर तो है नहीं लेकिन कह सकते हैं वो बना होता है। ठीक है बच्चों, अब जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है RNA और एक होता है DNA। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो भी वायरस होगा उसमें या तो RNA ही पाया जाएगा या तो DNA ही पाया जाएगा, दोनों नहीं पाया जाएगा। बाकी हम जैसे जीवों में दोनों पाया जाता है, लेकिन वायरस के कंडीशंस में या तो RNA ही पाया जाएगा या तो DNA ही पाया जाएगा। ठीक, स्क्रीन पे आपको RNA और DNA का फुल फॉर्म दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम यहाँ लिख भी देंगे। अब एक बात देखिए, जो संरचना होता है बच्चों, तो ये क्या होते हैं? ये क्षणनुमा भी होते हैं। देखिए क्षणनुमा भी होते हैं। ठीक है, गोल भी होते हैं, ये
अंडाकार भी होते हैं, कई ऐसे आकार के होते हैं, लेकिन इसमें मेन जो होता है वो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन टाइप की इनकी प्रकृति होती है, क्योंकि इनमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन इन्हीं दोनों के मिलने से इनकी काया का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे आप देख ही रहे हैं विषाणु का प्रकार। ठीक तो देखिए बच्चों, विषाणु के प्रकार में अभी बच्चों मैं आप बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। यदि आपको इसके बारे में डिटेल्स जानना हो तो बताएंगे तो उसकी एक अलग से वीडियो बन जाएगी। ठीक है बच्चों, देखिए विषाणु के प्रकार, तो विषाणु जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक बच्चों, देखिए एक होता है पादप विषाणु। ठीक है, क्या होता है? पादप विषाणु, इसे ही इंग्लिश में आप कहते हो प्लांट वायरस। ठीक है, प्लांट वायरस। और एक होता है जंतु विषाणु, इसे ही आप बोलोगे क्या, आप जानते ही होंगे एनिमल वायरस, जानते होंगे आप। एक जो तीसरा होता है खास वो होता है जीवाणु भोजी, ये एक नया नाम आपके लिए हो सकता है, जीवाणु भोजी, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है बच्चों, बैक्टीरियोफेज। अब तीनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। देखिए वो विषाणु जो पादपों को संक्रमित करता है, पादपों में पाया जाता है, उन्हें पादप विषाणु कहते हैं। जैसे अभी यहाँ लिखा था तंबाकू वाले में, हाँ तंबाकू वाले का मैंने नाम नहीं बताया, तंबाकू वाले वायरस का नाम है TMV। ठीक है बच्चों, टी का मतलब होता है टोबैको, देखिए टोबैको, एम का मतलब होता है मोजैक, और वी का मतलब वायरस। ठीक है बच्चों, तो ये किसमें पाया गया था? तंबाकू में, और तंबाकू पौधा है तो इसको हम कह सकते हैं कि कौन सा विषाणु है? पादप विषाणु है, प्लांट वायरस है। ठीक है बच्चों, तो वो वायरस जो प्लांट को यानी कि पौधों को संक्रमित करता है, पौधों में पाया जाता है, उसे पादप विषाणु कहते हैं। ठीक उसी तरह वह विषाणु जो जंतुओं को संक्रमित करता है, मतलब हम मनुष्यों को भी कर सकता है, जानवरों को भी कर सकता है, तो ऐसे विषाणु को, ऐसे वायरस को हम जंतु विषाणु कहते हैं। जैसे अभी जो कोरोना चल रहा है ना, आपको देख ही रहे हैं, ये क्या है? जंतु विषाणु है। एड्स जो होता है जंतु विषाणु है। आए दिन आपको आंखों में कुछ होता रहता है, जिसे आप लोग आंखीजनी बोलते हो, साइंस की भाषा में उसे आई फ्लू कहते हैं, और आप कहते हो कि भाई उसकी तरफ मत देखो वरना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो संक्रामक रोग है, देखने से नहीं लेकिन छुआछूत से ये फैलता है। तो वो सारे कौन से हैं? जंतु विषाणु है। पोलियो की दवा अब थोड़ी बहुत कम हो चुकी है, गाँव में होता था पोलियो रोग, वो भी क्या था? जंतु विषाणु था। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं जीवाणु भोजी की, यानी कि बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज का जो सबसे उपयुक्त उदाहरण वो होता है T4T2। देखिए ये क्या होता है बच्चों, नाम से लग रहा है जीवाणु भोजी, यानी कि जो है वायरस जो जीवाणुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, वही जीवाणु भोजी होता है। अर्थात ये क्या, इनका भोजन है, क्या इनका भोजन है जीवाणु, ये जीवाणुओं को खाते हैं। और यही एक ऐसा वायरस है जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे लिए क्या है? लाभदायक है, बेनिफिशियल है। ठीक है बच्चों, बाकी सब तो बस बीमार डालने के लिए ही हैं, ये दोनों पादप विषाणु और जंतु विषाणु। ठीक है बच्चों, जीवाणु भोजी ही हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि गंदे पानी में जिसमें सिर्फ और जीवाणु पाए जाते हैं, यदि उसमें कहीं से भी बैक्टीरियोफेज चला जाएगा तो क्या करेगा? सारे जीवाणुओं को खाकर खत्म कर देगा। ये हमारे लाभदायक हो सकता है। इसीलिए कहा भी जाता है गंगा जो नदी है अपने भारत में, नील नदी जो है मिस्र में, वहाँ का जल स्वच्छ इसलिए होता है क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। हम प्रमाणिक रूप से नहीं कर सकते हैं इसके। ठीक बच्चों, तो 3 प्रकार हो गए, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोजी। पादप विषाणु में याद रखिएगा हमेशा आरएनए पाया जाता है बच्चों। ठीक है, आरएनए। और जंतु विषाणु में हमेशा डीएनए ही पाया जाता है, जैसे कि बताया गया ना, कोई एक ही पाया जाएगा। ठीक, और जो जीवाणु भोजी होता है, इसमें आरएनए भी कहीं कहीं पाया जाता है और डीएनए भी पा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक, चलिए आगे बात करते हैं इनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। देखिए इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं बच्चों, बहुत ज्यादा हैं। उनमें मुख्य विशेषताएं मैंने बातों बातों में ही कुछ बता भी दिया है। जैसे कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हैं, इन्हें हजारों लाखों सालों तक हम बोतल में बंद करके रख सकते हैं, इनमें कोई हरकत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा बता दो बच्चों, जो कोशिका होती है ना, वो जंतु की कोशिका हो या पादप कोशिका हो, ये रेप्लिकेट यानी कि गुणित होती है, यानी कि 2 भागों हमेशा बढ़ती है। ठीक है बच्चों, फिर ये 2 भागों में बढ़ती है, ऐसे होता है। लेकिन ऐसा विषाणु नहीं बढ़ता है, लेकिन क्या करता क्या है, ये किसी भी माध्यम से यदि हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया तो क्या करेगा? सीधे किसी एक कोशिका पर अटैक करके उसके अंदर समा जाता है। ठीक बच्चों, अब देखिए जब इसके अंदर समा गया किसी कोशिका के अंदर, ये 2 भागों में बटा ना, तो वो भी तो 2 भागों में बटेगा।
ऐसे जैसे जैसे कोशिका बढ़ती रहेगी वैसे वैसे विषाणु भी बढ़ता रहता है, विभाजित होता रहता है और इतनी संख्या हो जाती है उनके हमारे शरीर में कि हमें बीमार, बहुत बीमार यह डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इनकी मुख्य विशेषताएं तो बहुत हैं, हम उनके बारे में बात कर भी दिए हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं विषाणु जनित रोग, इसके बारे में हम बता चुके हैं शॉर्टकट में, जैसे कि एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा हो गया, गलसुआ हो गया, ये छोटी माता, बड़ी माता, कोरोना, एड्स, ये सब क्या है? ये सब विषाणुओं के द्वारा पैदा होने वाले रोग हैं और ये हम में रोग ही पैदा करते हैं। पौधों में बहुत रोग पैदा करते हैं, आलूओं में, तंबाकू में, ये। ठीक है बच्चों, तो इतना सब कुछ है वायरस के बारे में। और एक चीज मैं बता दूं, अभी ये वायरस के बारे में बहुत ही संक्षेप में बताया गया है। वायरस कोई छोटी है तो बहुत छोटी चीज जो दिखता भी नहीं है, लेकिन इसका टॉपिक बहुत बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो यदि कुछ शेष रह गया हो तो जब कोरोना की वीडियो आपके सामने जब लाई जाएगी, कोरोना वाली वीडियो, तो उसमें बाकी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।